दोस्तों, दुनिया का कोई भी देश कभी शुरुआत से अमीर नहीं रहा है, ये बात हम सब जानते हैं। आज के समय में दुनिया के कई देशों को देखकर ऐसा लगता है कि ये देश तो शायद सैकड़ों या हजारों साल से ही अमीर होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, कई ऐसे देश हैं जो आज से 100 या 150 साल पहले बहुत ही गरीब हुआ करते थे, लेकिन आज इन देशों में रहने वाले लोगों के पास अब बेशुमार पैसा और धन दौलत है। लेकिन बात यह है कि आखिर ये देश इतने अमीर कैसे हुए और क्यों दुनिया के सारे देश अमीर नहीं हो पाए। असल में दोस्तों, कुछ देश अपने काबिलियत और मेहनत के दम पर अमीर होते हैं, तो कुछ देशों को नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में ईश्वर का वरदान प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 5 ऐसे देशों के बारे में जानेंगे जो एक समय पर बहुत गरीब हुआ करते थे, लेकिन आज ये दुनिया के सबसे अमीर और सबसे समृद्ध देश माने जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये आज की वीडियो। लग्जमबर्ग। दोस्तों, आज के समय में लग्जमबर्ग यूरोप का सबसे अमीर और दुनिया में कतर के बाद दूसरा सबसे अमीर देश है। साल 2018 की रिपोर्ट के अनुसार लग्जमबर्ग के जीडीपी पर कैपिटा इनकम $1,05,000 से भी ज्यादा है। आज के समय में यहाँ हर किसी के पास अपना पक्का मकान, पैसा और गाड़ी है। लेकिन 18वीं सदी तक लग्जमबर्ग इतना अमीर नहीं था। यहाँ के लोग साधारण तरीके से एग्रीकल्चरल बिजनेस के जरिए अपना गुजारा किया करते थे। 19वीं शताब्दी के बीच में लग्जमबर्ग में पहली बार आयरन ओर की खोज की गई और इसी के जरिए लग्जमबर्ग देश के पास पैसों की बारिश होने लगी। बहुत ही कम समय में लग्जमबर्ग में तेजी से स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हो गया। इस देश की सीमाएं फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम से जुड़ी हुई हैं। आयरन ओर की खोज करने तक यूरोप के देश रशिया से या अमेरिकन देशों से स्टील का आयात किया करते थे, लेकिन लग्जमबर्ग में लोहे की खदानें मिलने के बाद पूरे यूरोप में लग्जमबर्ग से ही स्टील की सप्लाई की जाने लगी। धीरे धीरे लग्जमबर्ग के लोग खेती बाड़ी और बाकी बिजनेस छोड़कर आयरन माइंस में ही काम करने लगे और देखते ही देखते ये काम इतना बढ़ गया कि आसपास के देशों के लोग भी यहाँ पर नौकरी करने के लिए आने लगे। सन 1914 तक लग्जमबर्ग स्टील प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में 6वें स्थान पर आ गया था, लेकिन लग्जमबर्ग को अब भी एक लंबा सफर तय करना था, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट द्वारा ऐसा कहा गया कि बहुत ही जल्दी देश में आयरन माइंस खाली हो जाएंगी। उसके बाद ये देश के लोग क्या करेंगे? इसके बाद सरकार द्वारा कई नई ट्रेड पॉलिसीज बनाई गई हैं। देश ने बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियों को आकर्षित किया और कम टैक्स और अन्य कई सुविधाओं के लालच में यहाँ पर एफडीआई और बैंकिंग सेक्टर ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे लग्जमबर्ग में दुनिया की बड़ी बैंकिंग इंडस्ट्री स्थापित हो गई। आज इस देश में 150 से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक काम कर रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी और फ्रांस के साथ यूरोप का पुनः निर्माण हो रहा था। उस समय पूरे यूरोप में लग्जमबर्ग से स्टील एक्सपोर्ट की जाने लगी। स्टील की खपत यूरोप में इतनी ज्यादा हुई कि 1980 तक लग्जमबर्ग की आयरन माइंस खाली हो गई, लेकिन अब तक इस देश में टेरिटरी सेक्टर पूरी तरह से डेवलप हो चुका था और यही वजह है कि आज कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज न होने के बावजूद इस देश में पैसों की कोई कमी नहीं है। स्विट्जरलैंड। दोस्तों, स्विट्जरलैंड का नाम सुनते ही हर किसी का मन करता है भाई एक बार तो इस देश की सैर करनी ही चाहिए। इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये देश इतना सुंदर है कि एक बार जाने के बाद यहाँ से कोई भी वापस नहीं आना चाहता। लेकिन स्विट्जरलैंड दोस्तों हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से 150 साल पहले स्विट्जरलैंड एक गरीब देश हुआ करता था। इस देश में ना तो खाड़ी देशों की तरह कोई तेल का भंडार है और ना ही भारत की तरह उपजाऊ जमीन। ऐसे में सवाल ये है कि ये देश इतना अमीर कैसे हुआ? असल में देखिए, स्विट्जरलैंड हमेशा से एक शांति प्रिय देश रहा है। इस देश में आखिरी बार आज से 175 साल पहले सन 1847 में एक मामूली सिविल वॉर देखने को मिली थी। लैंडलॉक कंट्री होने के बावजूद इस देश ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध से खुद को दूर रखा। जिस समय सभी देश लड़ रहे थे, यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। साथ ही स्विट्जरलैंड से कई देशों में हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। उस समय जर्मनी और फ्रांस के साथ साथ कई देशों के लोग स्विट्जरलैंड आकर रहने लगे। ये वही लोग थे जिनके पास बहुत पैसा था। पैसे वाले लोग जब स्विट्जरलैंड आए तो यहाँ पर विकास को गति मिली। इस देश में शुरुआत से ही बेहतर शिक्षा पर जोर दिया जाता था। यहाँ की राजनीतिक प्रणाली भी बहुत अच्छी थी और ये उन देशों में शुमार है जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिला है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया भर के करोड़पतियों ने अपना पैसा स्विस बैंक में जमा कर दिया और इसी बैंकिंग इंडस्ट्री के कारण स्विट्जरलैंड अमीर बनता गया। आज भी स्विट्जरलैंड में 23% से ज्यादा खाते दूसरे देशों के हैं और एक रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड में अरबों का काला धन जमा है, जिसका रिकॉर्ड किसी अन्य देश के पास नहीं है। साथ ही देश की टूरिज्म इंडस्ट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। स्विट्जरलैंड को अमीर बनाने में बैंकिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री का विशेष योगदान रहा है। नॉर्वे।
दोस्तों, यूरोप के समृद्ध देशों में नॉर्वे का नाम भी अक्सर शुमार होता है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी नॉर्वे का नाम टॉप 3 देशों में शामिल रहता है। लेकिन 19वीं शताब्दी तक नॉर्वे में लोग फिशिंग और एग्रीकल्चर पर ही निर्भर थे। इस देश में कई पहाड़ी इलाके हैं और पहाड़ ज्यादा होने के कारण यहाँ पर विकास हमेशा से ही चुनौती भरा था। लेकिन नॉर्वे ने बताया कि अगर आपके अंदर हौसला है और ईश्वर का वरदान आपके साथ है तो किसी भी तरह की बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। 20वीं शताब्दी के दौरान एक समय नॉर्वे में आर्थिक मंदी आ गई कि 8 लाख से ज्यादा लोग ये देश छोड़कर अमेरिका चले गए। तभी नॉर्वे की सरकार ने देश में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस देश में नदियां हैं जिन पर बांध बनाकर यहाँ बिजली का उत्पादन शुरू किया गया। बिजली से देश की जीडीपी में तो इजाफा हुआ, साथ ही इन प्रोजेक्ट्स के जरिए स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिले। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नॉर्वे को थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ, लेकिन अमेरिका ने उसकी पूरी भरपाई कर दी। नॉर्वे की इकोनॉमी में असली उछाल सन 1970 के दशक में आए। 1969 में नॉर्वे के नॉर्थ सी में बहुत बड़े तेल के भंडार की खोज की गई। इस तेल के भंडार को सरकार ने अपने अधीन ही रखा और कुछ ही समय में यहाँ की सरकार के पास पैसा आना शुरू हो गया। अक्सर जब भी सरकार के पास पैसा आता तो वो उस पैसे से जनता का टैक्स माफ कर देती, लेकिन नॉर्वे ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि देश में सभी को मेडिकल फैसिलिटीज एंड एजुकेशन फ्री दी जाएगी। आज अगर किसी भी देश का स्टूडेंट नॉर्वे में पढ़ने जाता है तो उसे कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। तेल से होने वाली कमाई को नॉर्वे की सरकार ने दुनिया की अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है। आने वाले समय में अगर यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार खत्म भी हो जाते हैं तब भी नॉर्वे की कमाई जारी रहेगी। ब्रुनेई। दोस्तों, ब्रुनेई को दुनिया का सबसे अमीर मुस्लिम देश कहा जाता है। यहाँ के सुल्तान हसन अल बोल्किया की रईसी की वीडियोस आपने देखी होंगी, लेकिन ब्रुनेई के पास भी हमेशा से ही इतना पैसा नहीं था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक ये एक बहुत ही गरीब और पिछड़ा हुआ देश हुआ करता था। इस देश के लोग थोड़ी बहुत खेती बाड़ी और जानवरों का शिकार करके अपनी जिंदगी बिताया करते थे। सन 1929 में पहली बार यहाँ पर तेल के स्रोत पाए गए। इस भंडार के मिलने के बाद देश में पैसों की मानो बारिश होने लगी। साथ ही ये देश रबर और सागों के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध था। सन 1950 तक ब्रुनेई से तेल को बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाने लगा। इससे यहाँ का सुल्तान अमीर होता चला गया। उसने इस पैसे को देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया। 1960 और 1970 के दशक में ब्रुनेई में कई नेचुरल गैस के स्रोत भी पाए गए। इन स्रोत के जरिए देश के पास और भी ज्यादा पैसा आने लगा। यहाँ के सुल्तान ने इस पैसे को अच्छे एजुकेशन सिस्टम और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज के लिए इस्तेमाल किया। साथ ही देश में एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया गया। अब इस देश के लोग यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के लोगों की तरह एक शान वाली जिंदगी जी रहे थे। आज इस देश के लोग ढेर सारा पैसा कमाते हैं और खुलकर उसे खर्च भी करते हैं। ऑडी और BMW जैसी कार्स भी यहाँ टैक्सी के तौर पर देखने को मिलती है। साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की इकोनॉमी दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आप सभी के घर में दोस्तों सैमसंग के मोबाइल और LG के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी मौजूद होंगे और आप में से बहुत से लोगों के पास Hyundai कंपनी की कार भी होगी। ये तीनों ही कंपनी साउथ कोरिया की हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि साउथ कोरिया को पूरी दुनिया में कॉस्मेटिक कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स सबसे बेस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि सन 1950 तक साउथ कोरिया एक गरीब देश हुआ करता था। इस देश पर चीन, अमेरिका और मंगोल्स ने काफी सालों तक राज किया। सन 1950 से 1953 तक चले कोरियन वॉर के बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ऑफिशियल तौर से अलग हो गए। यही वो समय था जब पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर के दौरान साउथ कोरिया अमेरिका के अधीन रहा और इसका भरपूर फायदा साउथ कोरिया को मिला। वो ये बात अच्छे से जानते थे कि किसी भी देश के विकास की नींव शिक्षा से ही शुरू की जा सकती है। इसलिए उन्होंने अपने देश में शिक्षा पर जोर देना शुरू किया और देश में बेहतर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराया। 1961 में साउथ कोरिया में सेना द्वारा सत्ता पलट की गई और यहीं से देश में विकास की गौरव गाथा शुरू हुई। पार्क चुन ही ने देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने विदेशों के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रयास किया। उनके नेतृत्व में ही सैमसंग ने अपना पहला मोबाइल और Hyundai ने अपनी पहली कार बनाई थी। साथ ही उन्होंने लोगों को अपना काम करने के लिए लोन देना शुरू किया और देश में टैक्स की दरें भी बहुत कम कर दी गईं। ऐसा करने से देशों में कई स्टार्टअप्स की शुरुआत हुई। इसके अलावा सरकार ने कई प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर देश में केमिकल फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज भी ओपन की, जिसमें लोगों को रोजगार भी दिया गया। साउथ कोरिया के विकास की एक अहम वजह ये भी थी कि इस देश के लोगों ने अपनी संस्कृति, पहचान, परंपरा और भाषाएं बनाए रखी और कभी भी किसी दूसरे देश का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। दोस्तों, इस वीडियो में
हमने उन देशों के बारे में जाना जो एक समय पर बहुत ही साधारण या गरीब हुआ करते थे। इन सभी देशों में विकास के कॉमन पॉइंट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर सरकार या राजा द्वारा बेहतर एजुकेशन सिस्टम और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। किसी भी देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं नागरिकों को मुफ्त दी जानी चाहिए। दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 ऐसे देश जो एक समय पर काफी करीब हुआ करते थे, लेकिन आज इन देशों के हालात क्या से क्या हो गए हैं वो आपके सामने है। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि आज की वीडियो में आपको इन देशों की कौन सी बात सबसे अच्छी या बुरी लगी। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग शेयर करना ना भूलिए।